Hello friends, welcome to my YouTube channel Just Study. Hope you are doing well. I am Sweta. Today I am start a new chapter जिसका नाम है एनवायरमेंटल इशू। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और 3 से 4 क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम आते हैं हर साल। तो वो चाहे नर्सिंग एग्ज़ाम हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसको क्लियर करने में कम से कम इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो इसमें हम लोग देखिए पूरा तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जहाँ से एमसीक्यू आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, इससे जहाँ से एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं वही हम लोग हिस्सा ज़्यादा कवर करेंगे, उसी को ज़्यादा हाईलाइट करके पढ़ेंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोटिस करते हैं, पढ़ते हैं। बाकी तो उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जो एनसीईआरटी से पूछी जाती हैं बेसिकली उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है इस पर। तो इसमें देखिए जो सेकंड पैरा है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम लोग पेन ले लेते हैं। तो ये जो सेकंड पैरा है इस पे, तो ये जैसे कि इसमें ये पॉल्यूशन दिया गया है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो रेड कलर ले लेते हैं हम लोग। हाँ, पॉल्यूशन जैसे दिया गया, पॉल्यूशन इज़ एनी अनडिज़ायरेबल चेंज ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ये जो पॉल्यूशन की डेफिनेशन है, तो यहाँ तक सॉइल तक, तो ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है। जैसे आपको पूरी डेफिनेशन दे दी जाएगी, फिर पूछा जाएगी ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ऑप्शन में रख दिया जाएगा पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे और आपसे ये डेफिनेशन दे के पूछ ली जाएगी कि किस चीज़ की डेफिनेशन है। तो आपको ये क्लियर रखना है कि बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस से मिलके ये जो बना हुआ होता है, तो ये सारे पॉल्यूशन के अंडर में आते हैं। जैसे एयर, लैंड और वाटर, इन सब टाइप का, सॉइल टाइप का, ये सब मतलब इन सब टाइप का पॉल्यूशन हो जाता है। मतलब पॉल्यूशन पूछा जाए किस किस प्रकार के होते हैं, तो किन किन चीज़ों से पॉल्यूशन फैलता है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो आपको क्लियर रखना है कि पॉल्यूशन की डेफिनेशन कितनी होती है। एनसीईआरटी की ही चीज़ें दी जाएंगी, कहीं बाहर से नहीं दी जाएंगी। तो एनसीईआरटी का इतनी चीज़ जैसे मैंने टिक लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये पूछ लिया जाएगा कि पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर डेफिनेशन दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये क्लियर रखना है। तो फर्स्ट एमसीक्यू तो ये तैयार हो गया कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ऑप्शन अगर अगर क्वेश्चन टफ करना होगा तो डेफिनेशन पूछ जाएगी, आसान करना होगा तो पहले इसको पूछ लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस चीज़ की डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब देखिए पॉल्यूटेंट को देखते हैं। एजेंट ऑफ ब्रिंग सच एज अनडिजायरेबल चेंज इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट, इसको पॉल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, अनडिजायरेबल जो चेंज होते हैं एनवायरनमेंट को, उसको पॉल्यूटेंट कहते हैं। और अब देखिए इसमें जो ये थर्ड वाला, ये देखिए हाईलाइट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है 1986 को, मतलब इसको दिया गया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो कब दिया गया था, तो इसमें पूछा जाएगा, इसका वो पूछा जाएगा कौन से सन में दिया गया था, तो 1986 में दिया गया था। तो ये आपको क्लियर रखना है। ये मैचिंग में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों से भी, ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो ये वाला आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मतलब कम से कम आप इसको 100% दे सकते हैं कि ये 100% पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसको ध्यान रखना। अभी एमसीक्यू करे जाएंगे तब उसमें ये सारी चीज़ें देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए इसमें देखते हैं, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए कुछ इसमें ये जो लाइन है, डिपेंड एयर ऑफ रेस्पिरेटरी नीड एयर पॉल्यूटेंट कैन इंजरी, मतलब जो एयर पॉल्यूशन होता है वो इंजरी करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। मतलब सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये इंजरी करता है। किस तरीके से इंजरी, मतलब चोट, मतलब थोड़ा एक तरीके से दुष्प्रभाव करता है, गलत इम्पैक्ट डालता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये कैसे इंजरी का मतलब चोट होता है, तो उसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, सेंटेंस के हिसाब से देखिए इसमें कहा गया, मतलब बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट फैलाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इसमें दिया गया ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप कॉज प्रीमेच्योर डेथ एंड प्लांट की डेथ हो जाती है, मतलब कटाई वटाई होती है, तो उसके हिसाब से प्लांट को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। और एयर पोल्यूटेंट एंड डिलीटरी ऑफ अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, एनिमल के। ठीक है, इस मतलब कुल मिला के जो एयर पॉल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा हार्म करता है, बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं इसके। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो इसमें एक टर्म दिया जाएगा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
इसमें ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पूछा जाता है किसको। और ये देखिए ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये डायग्राम ऐसे ही दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि जैसे कि ये डिस्चार्ज कोरोना को इसको हटा देंगे, पूछा जाएगा ये 1 नंबर है, इसको क्या कहते हैं। और जैसे कि डस्ट पार्टिकल की जगह इसको ब्लैंक कर लेंगे, और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की जगह ब्लैंक कर देंगे। अब 1 2 3 करके पूछ लेंगे, जैसे 1 2 और ये 3 करके पूछ लेंगे कि ये इस जगह क्या भरा जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से डायग्राम को भी देखना, एनसीईआरटी के डायग्राम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको देखना। फिर उसके बाद देखते हैं क्या दिया गया है नीचे। तो ये देखिए ये एक क्वेश्चन और इसमें हाईलाइट हो रहा है। तो ये जो CPCB है, ये एक फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो CPCB का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा कि क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है। ये भी एक MCQ बन के तैयार हो गया, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो अब देखिए पार्टिकुलेट का साइज पूछा गया है। जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं, ये देखिए मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो पार्टिकल्स होते हैं, तो इसमें पूछा गया इनका साइज़ कितना होता है। ये देखिए जो जो इसमें दिखाए गए हैं ये पार्टिकल, ये जो रेड कलर से मैं पॉइंट रख रही हूँ, ये सारे पार्टिकल पूछे जा रहे हैं, इसका साइज़ कितना होता है। तो इसका इंपॉर्टेंट साइज़ देखिए MCQs में पूछा जाता है साइज़ कितना होता है, यहाँ पे दिया भी गया है। तो इसका साइज़ होता है, देखिए पार्टिकुलेट साइज़ होता है 2.5 माइक्रोमीटर। तो ये भी एक MCQ है जो पूछा जाता है। और अगर इसको और देखिए इसमें दिया गया है, ये पूरा सेंटेंस पढ़ना, पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायामीटर 2.5 आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म ऑफ ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ये पार्टिकुलेट साइज। ठीक है, मतलब पार्टिकल एक तरीके से एक छोटा सा पार्टिकल्स होता है, जैसे कि जो हवा के थ्रू हम लोगों के लंग्स में चला जाता है, जो कि ह्यूमन को बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। ठीक, तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम होने लगती है। जब वो सांस मतलब नज़ल कैविटी के थ्रू अंदर चला जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये हो गया एक आपका इम्पॉर्टेंट MCQ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट MCQ हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कहाँ दिया गया है। इसी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसी को मैं हाईलाइट करके पढ़। ये देखिए एक और क्वेश्चन मिल गया, एयर प्रिवेंट एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट जो होता है वो कब दिया गया है। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट जो है 1981 को दिया गया, और इसको एम्बेडेड किया गया 1987 को। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन के साथ इसको एम्बेडेड किया गया। ठीक है, मतलब इसके साथ जोड़ दिया गया। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो, ये देखिए नॉइस पॉल्यूशन है, सबसे ज़्यादा कितने डेसिबल होता है। तो ये जो हो गया 150 बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो कि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कानों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा, जैसे आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हाई कितना होता है, तो 150 होता है, उससे कम होगा तो वो नॉर्मल में आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्या दिए गए हैं नीचे क्वेश्चंस। तो थ्योरी है, थ्योरी तो आप थोड़ा बहुत ऐसे ही पढ़ लीजिए, वरना ये जो मैं क्वेश्चन निकाल के बता रही हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंप्रेस नेचुरल गैस जो होता है, ये CNG का फुल फॉर्म होता है। और ये जो CNG थी दिल्ली में कब लागू की गई, तो ये देखिए इसमें दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन CNG बाई एंड 2002 में, इसको सन 2002 में स्टेबल किया गया। और CNG इज़ मच बेटर देन डीजल। CNG जो होती है डीजल से अच्छी तरीके से बर्न होती है, और मतलब एक तरीके से इन्वायरमेंट के लिए थोड़ी हेल्दी होती है डीजल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्योंकि क्यों होती है, अगर पूछ लिया जाए कि CNG इतनी ज़्यादा ठीक क्यों मानी गई है CNG, बट क्योंकि इसमें दिया गया है CNG, एक सेकेंड, हाँ तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि CNG बर्न मोस्ट एफिशिएंटली, मतलब CNG जो होती है वो अच्छे से बर्न होती है पेट्रोल और डीजल के मुताबिक। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स देखिए वेरी लिटिल, मतलब जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं यानी कि पेट्रोल और डीजल होते हैं उतनी अच्छे से बर्न नहीं हो पाते, इसलिए ये जो पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो CNG अच्छी होती है पेट्रोल और डीजल के मामले में, इसलिए CNG ज़्यादा यूज़ की जाती है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा CNG यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब देखिए क्या दिया गया है, द गवर्नमेंट, एक सेकंड में आपको देख के, हाँ ये देखिए, तो
ये आप यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्म्स पढ़ लीजिएगा, थोड़े से इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ से पैराग्राफ पूरा पढ़ लेना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू थ्रू अ न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी हैज़ लेड ऑफ रोड मैप कट डाउन द व्हीकल पॉल्यूशन इन इंडिया सिटीज़। ये जो गवर्नमेंट इंडिया ने एक पॉलिसी लागू की जो कि रोड मैप के लिए थी, जिसमें कि जो पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन फैल रहा था व्हीकल के थ्रू पूरी सिटी में, उसको कट किया गया ऐसे कि कुछ रूल्स बनाए, जिसमें कि रूल्स में इन्होंने नॉर्म के थ्रू पेट्रोल डीजल को देना शुरू कर दिया और नॉर्म के थ्रू सारे व्हीकल्स को रख दिया। नॉर्म्स मतलब होता है जैसे कि फर्स्ट नॉर्म होता है, सेकंड नॉर्म, थर्ड नॉर्म, फोर्थ नॉर्म। तो ये नॉर्म ऐसे होते हैं कि उसी के हिसाब से इसमें फ्यूल कम लगता है, ठीक है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ये देखिए इसमें लिखा है सल्फर भी कंट्रोल्ड 350 पार्ट पर मिली। ये देखिए आपको पीपीएम का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो 350 पार्ट पर मिलियन डीजल एंड 150 पार्ट पर मिलियन इन पेट्रोल। ऑटोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैन बी कंटेन्ड 42% ऑफ कंसर्ड फ्यूल गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप। और ये देखिए इसमें 42 पीपीएम दिया गया, इसमें 50 पीपीएम दिया गया है। मतलब एक तरीके से उसकी कंसिस्टेंसी की बात की जा रही है डीजल और पेट्रोल की, ठीक है। फिर बाद में कर दिया गया 30%, ठीक है, 35%। तो ऐसे करके उसकी कंसिस्टेंसी कम की गई। और उसके बाद ये देखिए जो चार्ट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मास एमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज सेकंड विच आर इवलुएंट यूरो नॉर्म सेकंड, ठीक है। तो अब इस साल जैसे अप्रैल से सन 2020 में स्टार्ट हो गया था यूरो नॉर्म 6, जो कि व्हीकल्स के लिए था, फोर व्हीकल्स के लिए, फोर व्हीलर वाले व्हीकल्स के लिए। जैसे कि इसमें पूछा गया, देखिए दिया गया फोर व्हीलर्स भारत स्टेज फोर्थ होता है। ये कब लागू हुआ, किस सिटी में इम्प्लीमेंट किया गया, थ्रू द कंट्री ऑफ अप्रैल 2017 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और थ्री व्हीकल्स ये जो था ये भारत स्टेज फोर्थ था। ये कब, ये आपसे ये पूछ लिया जाएगा, 1 अप्रैल 2017, ये भी अप्रैल 2017 में, ठीक है, टू व्हीलर्स था। अब देखिए अब नई एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें अलग हो गई होंगी, ये थोड़ी सी पुरानी एनसीईआरटी लेकिन फिर भी चीज़ें वैसी ही है, ठीक है। और ये दिया गया है कि ये देखिए जो छोटा सा पैरा है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट द एसेंशियल सब स्टेंटेल फॉल इन CO2 और SO2। CO2 और SO2 आप इतना याद रखिए, लेवल हैज़ बीन फाउंड इन दिल्ली बिटवीन 1997 टू 2005 की बात की गई है। दिल्ली में इसको इम्प्लीमेंट किया गया CO2 और SO2 के पॉल्यूशन के फैलने के बाद, ठीक है। तो अब ये देखिए वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, सेफ गार्ड ऑन वाटर रिसोर्सेज, डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। तो ये आपको MCQ याद रखना है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट कब होता है, 1974 को होता है। MCQ के थ्रू पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन में कुछ चीज़ें आप जैसे ये याद रख लेना है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो सस्पेंडेड सॉइल सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलके बनी होती है। और कॉलॉइड मटेरियल किससे, फीसल मैटर, बैक्टीरिया। फीसल मतलब जो सीवर लाइन का पानी होता है उस मतलब एक तरीके से गंदगी को कहते हैं फीसल मैटर। तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया, क्लॉथ और पेपर फाइबर के मिलने से कोलाइडर मटेरियल बनता है। और ये जो हो गया डिसॉल्व मटेरियल किससे बनता है, मिलने से न्यूट्रिएंट, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम के मिलने से डिसॉल्व मटेरियल बनता है। अब देखिए क्या दिया गया है, अब इसमें क्या दिया गया, ये ग्राफ थोड़ा ध्यान दे लेना। ये ग्राफ कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता दूंगी। ये टर्म हटा दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, और यहाँ से BOD हटा दिया जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब पूछ लिया जाएगा A, B और C बताइए। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर होगा तो आप ये बता ले जाएंगे, अगर नहीं क्लियर होगा तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इसको मतलब ये जो दिया गया है जैसे कॉन्सेंट्रेट दिया गया है, तो ये सारा नंबरिंग अच्छे से याद रख कर लेना कि कौन से जगह पे क्या क्या दिया गया है, ठीक है।
इसकी लेबलिंग को थोड़ा अच्छे से याद कर लेना। अब देखते हैं, ये देखिए BOD का आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, BOD क्यों यूज़ किया जाता है। BOD, एक सेकेंड, BOD, तो BOD जो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को BOD कहते हैं। और ये जो BOD होता है ये टर्मिनोलॉजी क्यों यूज की जाती है, ये बताती है पानी की, एक तरीके से पानी कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है, ये उस चीज़ को बताती है। जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ज़्यादा पानी इम्प्योर होगा, जितना कम BOD होगा उतना शुद्ध पानी माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर होगा कि BOD क्यों यूज होता है और इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इतना इम्पॉर्टेंट है और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। और एल्गल ब्लूमिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इससे वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके पूछे जाते हैं जो कि मैं आपको क्लियर करा दूंगी। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया, बायो मैग्निफिकेशन, हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो ये इसको आप याद रखना। थोड़ा देखते हैं कहाँ पे इसमें कुछ क्वेश्चन लाइक दिया गया है। हाँ, कुछ चीज़ें आप जैसे ये हुआ, थोड़ा बायो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है ज़्यादातर। और इसमें कुछ खास है नहीं, देखते हैं और आगे क्या है। आगे कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये देखिए, अ केस ऑफ स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की स्टडी को आप थोड़ा पढ़ लेना। तो इसमें कुछ कुछ जैसे चीज़ें दी गई हैं कि ये जो स्टडी थी, एग्जाम्पल सच एज अ इनेटिव टाउन अरकाटा में ये घटना हुई थी। जो स्टडी है अरकाटा की है, नॉर्थन कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, तो ये कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी, जहाँ एक सेकंड पढ़ते हैं, हैम्बर्ग नाम की जो स्टेट यूनिवर्सिटी थी टाउन पीपल में। ठीक है, तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया नेचुरल सिस्टम के थ्रू। तो इसमें बता रहे हैं कि कुछ कन्वेंशनल सेडिमेंट्री और फिल्ट्रेशन क्लोरीन ट्रीटमेंट एंड गिवन आफ्टर द स्टेज, ऐसा करके एक एक प्रोसेस स्टार्ट की गई जहाँ से वेस्ट वाटर को, मतलब कि गंदे पानी को ट्रीट करके अच्छा साफ़ करके उसको प्योर किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्योर करने के बाद इसको नदियों और तालाबों में फेंक दिया गया। ठीक है, ताकि ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, इसलिए उस वाटर को थोड़ा प्योर करके फेंका गया। तो इस प्रोसेस को वहाँ पे क्या कहा गया, मतलब कुछ लोगों ने मिलके ये काम किया। तो वो जो लोग थे वो उस यूनिवर्सिटी के थे, जो मैंने अभी ऊपर जिक्र किया, और ये मतलब जो लोग थे वो आपस में दोस्त थे। तो इन लोगों ने एक अरकाटा मार्च करके एक एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक तरीके से कह सकते हैं एक अच्छा ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट किया, जो कि वाटर को प्योर करके अलग जगहों में डालने का था, मतलब गंदे पानी को थोड़ा साफ़ करके फिर उन्होंने अलग जगह पर डाला। तो ये इस पूरी प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया FOAM, यानी कि फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्स, जो कि काफ़ी लोग वहाँ पे ऐसे घूमने भी जाते हैं, उस चीज़ को देखने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पे उन लोगों ने किया। तो यही पूरी बात इसमें कही गई है। तो अब देखिए और क्या दिया गया है। हाँ, यहाँ पे ये दिया गया है कि इकोसेन टॉयलेट क्या होता है। इकोसेन एक टॉयलेट्स होते हैं जिसमें कि पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए इसमें दिया गया, दिस प्रैक्टिकल हाइजीन एफिशिएंट द कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल, द की पॉइंट ऑफ नोट हेयर दैट कंपोस्टिंग मेथड ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन बी रिसाइकल। देखिए इसमें दिया गया रिसाइकल रिसोर्स नेचुरल फर्टिलाइजर एंड नीड फॉर द केमिकल फर्टिलाइजर वर्किंग इकोसेंट टॉयलेट इज मैनी एरियाज, मतलब इकोसेंट टॉयलेट कई एरियाज में है, जैसे मेन एरिया जो था केरला और श्रीलंका था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और इसमें सॉलिड वेस्ट में थोड़ा आप पढ़ लेना। ठीक है, वैसे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कर लेंगे। ये प्रोसेस आप याद रखना, बायो डिग्रेडेबल होता है, फिर रिसाइकल होता है, देन फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये देखिए ये प्रोसेस आप थोड़ा, ये सीक्वेंस आप याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया सही सीक्वेंस क्या है, तो ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वेस्ट किसको कहते हैं, आप पढ़ लेना, MCQ के थ्रू मैं कराई दूंगी, ज़्यादा इसमें कराने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है,
तो अब देखते हैं, जो एमसीक्यू आएंगे वही चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे, वरना हाँ देखिए इसमें जो डायग्राम दिया गया इसको बहुत अच्छे से देख लेना, ये बिल्कुल आने के चांसेस पूछ लिया जाएगा। एंड NO2 कितने परसेंट होती है ग्रीन हाउस गैस का, मतलब ग्लोबल वार्मिंग में NO2 कितने परसेंट होती है, CFC कितने परसेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, परसेंटेज पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और ओजोन डिप्लीशन लेयर इसमें यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बात की गई है, जो जो एक तरीके से ओजोन परत में होल हो गया उसकी बात की गई है। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये सारे हम लोग देखिए, एक चीज़ इसमें है बस, डॉप्सन यूनिट किस चीज़ के बारे में बताती है, तो डॉप्सन यूनिट किस चीज़ के बारे में बताती है, देखिए इसमें लिखा हुआ है अच्छे से, थिकनेस ऑफ ओजोन, ओजोन की जो थिकनेस है कम हो गई ज़्यादा हो गई, इसको एक तरीके से मेज़र करने में यूज होती है, वो क्या कहते हैं, डॉप्सन यूनिट। ठीक है, DU जो कि लिखा हुआ है, ये देखिए आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको पता चल जाएगा, बाकी तो यही दिया गया है। तो देखते हैं, और स्नो ब्लाइंडनेस, हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये जो दिया गया है यहाँ से देखिए बहुत क्वेश्चन आते हैं। UV रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्ट वेव UVB almost completely absorb earth atmosphere given the ozone layer intact but UV damage DNA, यानी ये जो आसमान से जो किरणें आती हैं तो वो UV रेडिएशन होती है, जो मतलब डार्क एक तरीके से सूरज की किरणों के अंदर से आती हैं, जो अर्थ मतलब एक तरीके से हाँ अर्थ के अंदर पड़ती हैं, तो वो बहुत खतरनाक किरण होती है, यानी कि UV रे बहुत खतरनाक रे होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फैलाती हैं ह्यूमन के अंदर। जैसे कि क्या क्या इम्पैक्ट फैलाती है, DNA को अनबैलेंस कर देती हैं और म्यूटेशन कर देती हैं। जैसे कि जब म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है कि जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर अलग अलग सी चीज़ें देखने मिलेंगी जो नॉर्मल ह्यूमन से अलग होंगी, जैसे कहीं उसकी आंखें बड़ी हो जाना या कुछ एक तरीके पैरालाइज्ड हो जाना, ऐसी चीज़ें देखने मिलती है छोटे बच्चों में, जिससे कि ये पता लगाया जाता है कि ये UV रेडिएशन का काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है, जो अब के बच्चों में ज़्यादा देखने मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाया गया, और ये भी बताया गया कि ये जो UV रेडिएशन होती है, जब जैसे कि हम लोग शिमला वगैरह घूमने जाते हैं या फिर जम्मू कश्मीर जो लोग घूमने जाते हैं तो देखेंगे आप ब्लैक कलर का चश्मा लगाने के लिए दिया जाता है, ताकि उसकी लाइट्स जो है या वहाँ पे पूरी तो बर्फ़ जमी रहती है, तो बर्फ़ का जो वाइट रिफ्लेक्शन है वो आँखों पे ज़्यादा ना पड़े और आँखों की जो कॉर्निया है वो डैमेज ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे ब्लैक कलर का सनग्लास लगाने के लिए दिया जाता है, ताकि आँखों पे बैड इफ़ेक्ट ना पड़े सनलाइट का, और सनलाइट तो वहाँ पे नहीं होती, तो वो जो वाइट कलर की बर्फ़ होती है उसका बैड इफ़ेक्ट आँखों पे ना पड़े, इसलिए चश्मे लगाने को दिए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे सर्दी वाले इलाकों में ब्लैक कलर का सनग्लासेस ज़रूर रखने चाहिए, जिससे कि आँखों में दिक्कत नहीं होती है। देखिए दिया गया है, हाई डोज UVB कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस, उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया हो जाता है तो उसको स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं, मतलब आँखों में दिक्कत हो जाती है। और ये दिया गया है, एक्सपोजर में प्रीमेच्योरली डैमेज ऑफ कॉर्निया, यानी कि कॉर्निया डैमेज हो जाती है, जिससे कि आँखों से हम लोग अंधे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है। और मटेरियल प्रोटोकॉल इसमें पूछा गया है, कब ये इसको इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये देखिए कनाडा में हुआ था, सिटी पूछ ली जाती है, कंट्री मतलब पूछ ली जाती है 1987 को, और ये इफ़ेक्टिव इन 1989 को। ठीक है, ज़्यादा इफेक्टिव था 1989 को, कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQ आने के पूरे चांसेस हैं। और देखिए CFC ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल, ये केमिकल के थ्रू होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, सॉइल इरोजन आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा आते नहीं है MCQ। और झूम कल्टीवेशन थोड़ा सा, हाँ रिफॉरेस्ट्रेशन की डेफिनेशन आती है। और देखते हैं, रिफॉरेस्ट्रेशन मतलब दोबारा से फॉरेस्ट को बनाना, यानी कि पेड़ लगाना। ठीक, तो ये कहा जाएगा। और अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड किसको जाता है, ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, फिर कभी मैं आपको इसको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी क्या होती है, क्या था। अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड क्यों दिया जाता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना।
जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का फुल फॉर्म, मतलब जीएफएम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा कि ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो ये आपको याद रखना है, ये कब 1918 को दिया गया था, ठीक है। तो यही इसमें चीज़ें हैं, तो देख लेते हैं और समरी में क्या दिया गया है। समरी में कुछ नहीं, वही है जो सारा हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो यही है, ये देखिए, हाई नॉइस किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसका तो ये करेक्ट हो जाएगा। और सॉलिड वेस्ट लैंडफिल से हो जाएगा शायद से करेक्ट। और इसको चलो क्वेश्चन में रख के मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन दोबारा से कराए जाएंगे। पहली बात तो ये क्वेश्चन है नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, तो इसको मैं अपने क्वेश्चंस में रख के करूँगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आई हो, कुछ चीज़ आपको दिक्कत हुई है समझने में, तो बताइएगा। तो ये मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि अगर पूरा पढ़ने लग जाएंगे तो कोई मतलब है नहीं, और इतना ज़्यादा पूछी नहीं जाती। जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई उसी में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और कुछ चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे वो एमसीक्यू के थ्रू कवर कर ली जाएंगी। तो इतनी आपके लिए थ्योरी सफिशियंट थी। तो अब देखते हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो तो बताना, तो उसको अलग से क्लिप बना के ऐड की जाएगी वीडियो में, समझाई जाएगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।